Good morning students. Myself महेश कुमार DAV स्कूल सीकर। अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टोटल 15 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज अपन वार्ड नंबर 16 के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, किसके अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखिए टेट्राहेड्रल का अगर बात करें तो सबसे पहले CFT के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो d ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। तब जब आयन जो होता है वो फ्री अवस्था में होता है, और आयन जब फ्री अवस्था में होता है तब पांचों कक्षा की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी पांचों जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है उस दौरान क्या हो जाता है, उनका जो ऑर्बिट्स होते हैं, कौन से, जो डी ऑर्बिट्स, ये जो डी ऑर्बिट्स है, इन पांचों डी ऑर्बिट्स का क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, जिसके अंदर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में। एक तो T2G और एक EG, 2 पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाता है जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जब स्प्लिटिंग होती है तो T2G ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई, और EG ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब कम क्यों होती है, देखो EG की एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में देखिए तो ऑक्टाहेड्रल के लिए अपने देखा तो ऊपर तो क्या था, EG, और नीचे क्या था, T2G। ये किसके लिए था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, EG की एनर्जी कम होगी और T2 की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब T2 की एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा क्यों होगी, तो देखो अपने पांचों डी ऑर्बिट्स की शेप देखी थी, जिसके अंदर T2G जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के क्या होते हैं, बीच में होते हैं। T2G जो ऑर्बिट्स है वो कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। और EG जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तब तो क्या होता है कि तो दो लिगेंड जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, अलोंग द एक्सिस ही आते हैं। और अलोंग द एक्सिस आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि EG जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी प्रतिकर्षण के कारण बढ़ जाती है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर जो लिगेंड जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में से जुड़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल में तो कहाँ पे आते हैं, एक्सिस के ऊपर से जुड़ते हैं। जैसे मान लो ये एक्सिस लिया अपने, तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लिगेंड कहाँ पे जुड़ते हैं, ये एक्सिस के ऊपर से जुड़ता है। तो जो ऑर्बिट्स एक्सिस के ऊपर आते हैं या जिन ऑर्बिट्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर ज़्यादा होती है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो EG जो ऑर्बिट होते हैं ऑक्टाहेड्रल में वो कहाँ पे होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं, इसलिए EG की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा, और T2G की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर लिगेंड जो होते हैं वो कहाँ से जुड़ेंगे, बिटवीन द एक्सिस से जुड़ते हैं। जैसे ये कौन सा ऑर्बिट्स है, कौन सा, T2G का, यानी बिटवीन द एक्सिस है। तो जो लिगेंड जो आकर जुड़ता है वो भी कहाँ से जुड़ता है, बिटवीन द एक्सिस जुड़ता है, इसके अंदर टेट्राहेड्रल में। तो बिटवीन द एक्सिस जुड़ेगा, लिगेंड एक्सिस के बीच में से जुड़ेगा, तो एक्सिस के बीच में किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, T2G की। और T2G की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, एक्सिस के बीच में ज़्यादा होती है, इसलिए T2G के ऊपर क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, T2G की एनर्जी EG की तुलना में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर क्या होता है, T2G ऑर्बिट जो होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और EG जो होती है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जस्ट
ऑक्टाहेड्रल से इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये तो क्या है, डी ऑर्बिट्स है, या हम कर सकते हैं डी कक्षक, ठीक है। कब है, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, यानी किसके अंदर है, फ्री स्टेट में। मुक्त अवस्था के अंदर क्या होते हैं, डी कक्षक है, पांचों डी कक्षक कौन कौन से, डी अक्स वाई, डी वाई जेड, डी अक्स जेड, डी अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या आ गया, डी जेड स्क्वायर। ये पांचों डी ऑर्बिट्स है, ठीक है। अब देखो ये तो कब है, डी जनरेटेड है, जब क्या होती है, धातुआयन मुक्त अवस्था में होगा। अब जब इसके अंदर लिगेंड के बीच में और डी कक्षक के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, तब ये डी कक्षक जो होती है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और पांचों की ऊर्जा क्या होती है, एक साथ बढ़ती है, और बराबर ऊर्जा बढ़ती है पांचों की। तो पांचों कक्षक की एनर्जी क्या होगी, पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। कब होता है, लिगेंड की उपस्थिति में, ठीक है। तो लिगेंड की उपस्थिति के अंदर ये जो पांचों डी ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जब लिगेंड इनसे आकर जुड़ेगा तो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, T2G ऑर्बिट्स के एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, T2G की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और Eg की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऊपर तो कौन सी ऑर्बिट्स आ जाएंगे, T2G, और नीचे कौन सी ऑर्बिट आ जाएंगे, Eg। इसके अंदर टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, Eg ऊपर और T2G क्या होता है, नीचे। तो ये तो कौन सी ऑर्बिट हो गए, Eg, और ये कौन से हो गए, T2G, ठीक है। अब देखो इनके बीच की एनर्जी, इनके बीच की जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 10 dQ। कितना होगा, 10 dQ। ऑक्टाहेड्रल में भी क्या था, 10 dQ, और टेट्राहेड्रल में भी क्या है, ये 10 dQ है, ठीक है। और दोनों ऑर्बिट्स होते हैं उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, दोनों ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस आता है वो कितना आएगा, T2G के अंदर कितना था, ऑक्टाहेड्रल में अगर हम T2G देखें तो T2G में तो कितना होता है, 0.4। तो यहाँ पे ऊपर है तो क्या आ गया, प्लस 0.4 डेल्टा T, ठीक है, या हम कह सकते हैं 4 dQ। और Eg जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर कितने होंगे, माइनस 0.6 डेल्टा T, या हम कह सकते हैं इसको 6 dQ। तो ये क्या होगी, दोनों के बीच की एनर्जी का अंतर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग होती है किसके अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। दोनों के अंदर रिवर्स होती है, याद रखना। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तब तो Eg की एनर्जी ज्यादा होगी और T2G की एनर्जी क्या होगी, कम। और जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तब T2G की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड जुड़ते हैं वो कहाँ से जुड़ते हैं, एक्सिस के बीच में से जुड़ते हैं, और T2G ऑर्बिट्स भी कहाँ पाए जाते हैं, एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं। इसलिए रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो T2G की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और Eg की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग है किसके अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो ये क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग हो रही है, तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जब होती है, किसी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कितना स्टेबल है, यानी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कितना ज्यादा स्टेबल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलेंगे, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी। शॉर्ट के अंदर क्या बोलेंगे इसको, CFSE, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी, या हम कह सकते हैं क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजिंग एनर्जी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा, CFSE।
तो देखो सबसे पहले क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग यानी CFSE किसमें करते हैं, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग एनर्जी किसके अंदर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो क्रिस्टल फिल्म टेट्राहेड्रल के लिए अगर सूत्र लिखे CFSE, तो ये सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला का याद करना है। कौन सा होता है, माइनस, देखो टेट्राहेड्रल के अंदर जब क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है, तो स्प्लिटिंग ऐसी होती है, ऊपर नीचे तो क्या होता है EG ऑर्बिट्स, और ऊपर क्या होता है T2G ऑर्बिट्स, ठीक होती है ना। तो ऊपर तो कितना होता है प्लस 0.4, और नीचे जो है वो क्या होता है माइनस 0.6। ये क्या है, दोनों के बीच का एनर्जी गैप है। ठीक है, इसके अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या आता है EG, नीचे कौन सी ऑर्बिट्स है, EG है, तो EG के लिए अपन क्या लिखेंगे 0.6। ठीक है, फिर EG कक्षक जो होते हैं उनके अंदर NEG, यानी EG जो ऑर्बिट्स है उनके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। NEG का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके हैं, EG ऑर्बिट्स में। प्लस ऊपर T2G है, T2G में कितना है 0.4। ठीक है, और T2G, और ये क्या आते हैं डेल्टा T, ये क्या आ गई डेल्टा T, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है उसका पैरामीटर जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस NP। देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो NEG और कौन सा है NT2G, ये तो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, यानी ऑर्बिट्स में जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है उसको तो कैसे करेंगे, EG के लिए NEG और T2G के लिए क्या करेंगे NT2G। ठीक है, और डेल्टा T जो है, डेल्टा T जो है वो क्या होती है CFSE पैरामीटर, CFSE पैरामीटर। उसके बाद में क्या M, तो M इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। M बराबर क्या होगा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, और P बराबर क्या होगा पेयरिंग एनर्जी। P बराबर क्या होगा पेयरिंग एनर्जी। लेकिन याद रखना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैसे होते हैं, हाई स्पिन वाला होता है। बीबीटी में अपने पढ़ा था ना हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल जो होता है कैसा होता है हाई स्पिन होता है, और हाई स्पिन होने के कारण ऑक्टाहेड्रल जब पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल और पढ़ लेंगे हाई स्पिन की और लो स्पिन वाली। लेकिन याद रखना टेट्राहेड्रल तो कौन सा होता है केवल हाई स्पिन ही होता है, क्योंकि जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसी का क्या बनता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। तो याद रखना टेट्राहेड्रल क्या होता है हाई स्पिन वाला होता है, और हाई स्पिन के लिए क्या नहीं होता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बनते। टेट्राहेड्रल के अंदर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या क्या होगी हमेशा शून्य होगी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ ऐसा ही कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए जो ये फॉर्मूला है इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर M की वैल्यू क्या 0 है तो P अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक टेबल बना रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये आ गई इसके अंदर CFSE एनर्जी। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D1 से स्टार्ट करें, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
D8, D9 और D10। ये तो क्या आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि ईजी ऑर्बिट और T2G ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसके अंदर ऊपर तो क्या हो गया T2G ऑर्बिट और नीचे कौन से हो गए EG, ठीक है। और ये क्या है इसके अंदर, ये 500 ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है D1 हो गया, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके अंदर आ जाएगा, नीचे वाले EG ऑर्बिट्स में। यहाँ पे मैं इन सबका क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये तो क्या है EG और फिर क्या हो गया T2G, ये भी क्या हो गया EG और ये क्या है T2G, ये EG और ये क्या है T2G, ये EG, ये क्या है T2G, ठीक है। ये है EG और ये T2G, ये EG और ये T2G। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EG और T2G में, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसकी CFSE एनर्जी जो होती है उसका कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहले देखो D1 होगा तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, EG में आ जाएगा। बाकी में अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या T2G में 0, तो EG1 और T2G क्या हो गया 0। अगर D2 करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और भरेंगे तो ये किस में आ जाएगा, EG में आ जाएगा। तो इसका मतलब EG2 और T2G 0। फिर एक इलेक्ट्रॉन और भरेंगे, D3 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो क्या हो गया EG2 T2G1। फिर अगर D4 करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो कहाँ पे जाएगा वो, T2G में। तो ये भी क्या आ गया EG2 और T2G2, ठीक है। और D5 करेंगे तब इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3। अब D6 के अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी पेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर, तो नीचे से वापस स्टार्ट हो गया बनना। तो ये क्या आ गया यहाँ पे DEG के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी क्या है 3 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर 7 हो गए तो एक पेयर और बन जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, EG में। तो EG के अंदर क्या आ जाएगा 4 और इसके अंदर क्या रहेगा 3। अब बाकी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लग जाएंगे, तो EG के अंदर तो अधिकतम कितने आ सकते हैं, 4 ही आ सकते हैं। और ये 4, 5 और 6 ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, फिर T2G में आ जाएंगे। अब इनकी CFSE एनर्जी की क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं। CFSE एनर्जी की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 0 माइनस लिखते, -0.6 इंटू एन EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 प्लस 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, ठीक है। और बाकी वैल्यू जो होती है इसकी अगली वाली क्या होती है, इसमें 0 तो क्या रहेगी डेल्टा T, यानी M की वैल्यू भी नहीं है तो P की वैल्यू भी इसमें नहीं होती है। तो ये क्या आएगी अपने पास -0.6 डेल्टा T। तो ये एनर्जी क्या आएगी अपने पास -0.6 डेल्टा T। ये याद रखना हमेशा, CFSE एनर्जी जो होती है वो क्या आएगी, या तो नेगेटिव आएगी या इसका वैल्यू क्या आएगा 0 होगा। पॉजिटिव वैल्यू जो होती है इसकी प्राप्त नहीं होगी, और जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा आते हैं, तो दूसरे के अंदर EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे देखो EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, D2 के अंदर देखें और इसके अंदर कितने 0, तो ये कितना हो जाएगा -1.2 डेल्टा T। कितना हो जाएगा -1.2 डेल्टा T। तीसरा जो है उसके अंदर क्या है D3, तो इसके अंदर EG में भी है और T2G में भी इलेक्ट्रॉन है,
तो थर्ड के लिए क्या लिखेंगे 0.6 इंटू 2 ईजी में 2 इलेक्ट्रॉन, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगी -1.2 और ये क्या हो जाएगी +0.4। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे तो अपने पास 12 आएगी, ये कितनी आ जाएगी -0.8 डेल्टा टी। ठीक है, फोर्थ निकालेंगे तो दोनों पे भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो ये तो क्या गया 1.2 और प्लस ये 0.8, तो कितना बचा -0.4 डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद में D5 में देखें तो D5 में क्या है -0.6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या आ गया डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, या तो 1.2 और प्लस ये क्या आ गया 1.2, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये क्या आ जाएगी 0। ठीक है, फिर आएगी D6। तो D6 के अंदर क्या आ गया, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर भी क्या है 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने 3 कर दें, तो 3 करेंगे तो कितने आएगा, ये तो -1.8 प्लस इसके अंदर भी 3 होगा तो क्या आ गया 1.2। तो ये जो वैल्यू आएगी ये अपने पास कितनी आ जाएगी -0.6 डेल्टा टी। अब देखो अपने यहाँ से स्टार्ट की -0.6 डेल्टा टी, -1.2 डेल्टा 6, -0.8 डेल्टा टी, -0.4 डेल्टा टी, और फिर क्या आएगी D5 में 0। वापस यहीं से स्टार्ट होगी 0 के बाद -0.6 डेल्टा टी। तो आगे वाली निकाल के देख लेना कितनी आएगी -1.2 डेल्टा टी, फिर आएगी -0.8 डेल्टा टी, फिर आएगी -0.4 डेल्टा टी, और फिर क्या आ जाएगी 0। तो इसके अंदर आपको ये बात नोट याद रखनी है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी CFSE एनर्जी जो होती है वो कितनी आती है, हमेशा 0 होती है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड यानी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो द्विकक्षक होते हैं उसकी जो CFSE एनर्जी कितनी आएगी 0 आएगी। तो ये कौन सी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसके लिए है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। आगे हम पढ़ेंगे किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये जो टेबल है और ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये क्या करिए आप नोट कर लो और उसके बाद में आपको इसकी CFSE एनर्जी कैलकुलेट करके देखनी है।